जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, आज अपन जो स्वतंत्रता दिवस है इसके उपलक्ष्य में आज आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास रखी गई है और यह मैराथन क्लास लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। इनमें हम कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, सभी साथियों के साथ एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करें ताकि अपन इस क्लास में वो महत्वपूर्ण आंकड़े और वो महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर सके जिनके बारे में एक्चुअल में हमें एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से पहले तो ये निवेदन है कि अपने अपने ग्रुपों के अंदर क्लास को शेयर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें जल्दी से, ताकि उन विद्यार्थियों के पास अपना नोटिफिकेशन चला जाए और वो जल्दी से अपने साथ जुड़ जाएं। नीतू का सबसे पहले आया था प्रणाम, और अभी कोबरा, ठीक है, कोबरा टीम, नीतू, फैन फैक्ट, चलिए स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है। अच्छा, आपको एक बार जल्दी से शेयर करनी, क्लास को शेयर करें जल्दी। चलिए हम बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उनके बारे में। आज क्लास टाइम से होगी क्या सर? बिल्कुल, आज क्लास शाम को भी टाइम पर होगी। और चलिए, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर देना है आपको कि राजपूत की बात हो रही है यहाँ पर कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है इसकी आपको कंप्लीट बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आज क्लास टाइम से होगी क्या सर? और 2 बजे। चलिए आप आंसर दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा शेड्यूल कब क्लास होगी कब नहीं होगी, पहले आप इन प्रश्न का आंसर दीजिए। अच्छा, राजपूत को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा है, या गोपीनाथ शर्मा है, या भंडारकर महोदय, या सूर्यमल मिशन है? इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आपको आंसर देना है। भंडारकर महोदय जी आपका गलत आंसर है, भंडारकर जी नहीं होंगे। देखो, इसमें बात करें अपन राजपूतों की उत्पत्ति, वैसे राजपूतों की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो मत माना जाता है वो माना जाता है आपका अग्निकुंड का। राजपूतों की उत्पत्ति का जो मत है, याद रखना है, उत्पत्ति का जो मत इसमें सर्वमान्य मत है वो है अग्निकुंड वाला है। और अग्निकुंड के बारे में आप सभी जानते हो, ये जो मत दिया गया था ये दिया गया चंद्रबरदाई की द्वारा। एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में है। पृथ्वीराज रासो में इसकी जानकारी मिलती है। आपको पता होगा ये पुस्तक के लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अंदर आपको सारा का सारा फैक्ट मिलेगा। यहां से 4 राजपूत हुए, याद रखना, पीपी शीशी, यानी परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है वो है आपका गौरीशंकर हीराशंकर ओझा है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गौरीशंकर हीराशंकर ओझा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर क्या है यहां पर? डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा है। सूर्यमल मिश्रण, याद रखना, राजस्थान के राज्य कवि हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है। इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई, एक तो लिखी गई है आपके वंश भास्कर, पुस्तक लिखी है इन्होंने वंश भास्कर, और एक पुस्तक लिखी इन्होंने वीर सतसई। 2 पुस्तकें लिखी है सूर्यमल मिश्रण ने। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, एक बार क्लास को शेयर करें प्लीज़, सभी से निवेदन है क्लास को शेयर करें।
आगे का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। अभी मैंने आपको बताया ब्राह्मणों से, अग्निकुंड से, वैदिक आर्यों से या शक और सीतियन। देखो शक और सीतियन ये तो कर्नल टोड ने बताया राजपूतों को। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीतियन बताई है। जेम्स टोड यानी कर्नल जेम्स टोड ने शक सीतियन कहा है। वैदिक आर्यों की संतान जीएच ओझा ने कहा है, जीएच ओझा। फिर यहां पर अग्निकुंड आपको पता है पृथ्वीराज रासो में नाम मिलता है, अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई कौन से ग्रंथ में, तो अग्निकुंड में बताई थी। आपको पता है ब्राह्मण जो है ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया और ये ब्राह्मण बताया गया है वस्त्र गोत्रीय। तो यह वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण का बताया तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है, याद रखना है, बिजोलिया शिलालेख। तो यहां पर राइट आंसर है वो है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। मिस क्रिकेट लवर प्रणाम गुरुजी, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का जनक ओझा है। हाँ नीतू, आधुनिक राजस्थान का जनक ओझा है। और मिस क्रिकेटर लवर आप भी आगे। अच्छा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हम 78वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन सब इस पावन अवसर पर आप सभी को जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां से अग्निकुंड का मत हो चुका है। मैंने आपको बताया था 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे यहां से, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वॉइस क्या बता रही, वॉइस की क्या हो रहा है? बताए वॉइस की क्या दिक्कत आ रही है? क्या बता रही, वॉइस की क्या हो रहा है? बताए वॉइस की क्या दिक्कत आ रही है? वॉइस टक टक कर रहे हैं। चले अब बताए अब कैसी आवाज आ रही है? अब कमेंट करके बताए अब आवाज कैसी आ रही है? अरे यार, हेलो, अरे क्लास चल रही। हाँ अरे मैं लगा दिया हूँ, क्लास चल रही, मेरे बात तो कर दिया हूँ आपके फोन, मैं लगा दिया हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप बताएं मुझे आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब बताएं अब कैसी आवाज आ रही है? चलो अब ठीक है, अच्छी आ रही है। ओके चलिए साहब, यहां पर राइट आंसर हो गया आपका, बी इज ए राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है वो है कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, शक सीतियन से मानते हैं, शक व हूण से मानते हैं, आर्यों से मानते हैं, या शक व कुषाण से मानते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप।
अशोक मीणा साहब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी मीणा साहब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखो कर्नल टोड की बात कर रहे हैं यहां पर, और कर्नल टोड के बारे में आप सभी जानते हो, कर्नल जेम्स टोड। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको पता है कि कर्नल जो जेम्स टोड है, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने हमारे जो राजपूत हुए उनकी उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने मत दिया था। तो बताएं क्या मत दिया इन्होंने? कहा है शक और सीतियन, यानी राजपूतों की उत्पत्ति इन्होंने क्या बताई है? शक और सीतियन बताई है, ये याद रखना है। चलिए यहां से कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1818 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड को हम इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास का क्या कहते हैं? याद रखना, इतिहास का जनक कहते हैं। कर्नल टोड को इतिहास का जनक कहते हैं। इन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, घोड़े वाले बाबा। कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा और इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, विदेशी जाति या शक और सीतियन बताया है। ठीक है, इन्होंने विदेशी बताया है ना, विदेशी या शक और सीतियन बताया, याद रखना है। आर्यों की संतान GH ओझा ने बताया था, आपको अभी मैंने बताया था जस्ट इससे पहले कि GH ओझा ने इनको क्या बताया था? राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो आपने GH ओझा ने बताई थी, आर्यों की संतान। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, और वो है जांगलधर बादशाह कहां के शासक कहलाते थे? जोधपुर के हैं, बीकानेर के, दिल्ली के या गुजरात के हैं? जालंधर बादशाह के नाम से कौन से शासक कहलाते हैं? बताएं मुझे। गुरु जयंती, हाँ, गुरु यति ज्ञानचंद्र थे, इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद जी। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। कमल विष्णु जी कह रहे हैं कि बीकानेर। हिट भैया बीकानेर। टोड की बुक का हिंदी में अनुवाद ओझा द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर जालंधर जो बादशाह कहलाते थे वो बीकानेर के कहलाते थे। अच्छा, बीकानेर की थोड़ी सी बात करें अपन, तो आपको सबको पता है बीकानेर जो है इसकी स्थापना जो हुई है, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, यह स्थापना हुई 1488 में। उस दिन तिथि थी आखा तीज। तिथि क्या थी? तो याद रखना, आखा तीज के दिन हुई है। आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं बीकानेर के, संस्थापक हो जाएंगे राव बीका। राव बीका ने क्या बसाया था? याद रखना, बीकानेर शहर बसाया था, और इनके बीका के पिता का नाम था राव जोधा। राव जोधा था इनके पिता का नाम, याद रखना है। अच्छा, बीकानेर के अगर प्राचीन नामों की बात करें, बीकानेर का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, इसे कहते हैं झांगल प्रदेश। बीकानेर को झांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन्हें राती घाटी भी कहते हैं, याद रखना, राती घाटी के नाम से जानते हैं। बीकानेर को झांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से भी जानता है। बीकानो तीखे बुझे और ठिकानों में अक्षय तृतीया के दिन आका तीज बिन बुझ सावे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहीं पर राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। बात करते हैं 1465 में जांगल प्रदेश में बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना करी। जांगल प्रदेश में बीका ने क्या करी थी? बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना करी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो राव बीका ने करी है। कब करी? तो 1465 में करी है। अच्छा, जोधपुर की स्थापना पूछी जाए तो याद रखना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने यहां पर जोधपुर बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर बसाया और राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया था, याद रखना है। चले एक बार शेयर करें क्लास को शेयर करें प्लीज। चले क्लास को शेयर भी करें, क्योंकि आज अपनी मैराथन क्लास है, कम से कम इसमें 20-22 स्टूडेंट होने चाहिए। तो क्लास को शेयर करें आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम था।
वागड़ है, मालव है, सीवी है या कुरु है? उदयपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जल्दी कमेंट करके बताएं। नीतू पहचान। सर आपने हिस्ट्री क्लास बंद क्यों कर दी? नहीं, हिस्ट्री क्लास चल रही है। चलिए, यहां पर राइट आंसर होने वाला है सीवी। अच्छा, उदयपुर की बात करते हैं अपन। मेवाड़ किस जनपद में आता है? तो मेवाड़ का जो जनपद है, मेवाड़ का जनपद है, उसका नाम है सीवी जनपद। सीवी जनपद है। अच्छा, सीवी जनपद की जो राजधानी रहा करती थी, याद रखना, इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका को हम कहते हैं नगरी, और ये पड़ती है, याद रखना, चित्तौड़ के अंदर। जहां से अपनी क्लास अभी लाइव है, मात्र मेरे यहां से ये मध्यमिका है जो अभी 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूरी पर है? अभी जहां से अपनी क्लास चल रही है वहां से ये मध्यमिका मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारे पास में ही मध्यमिका है। चलिए, अच्छा, उदयपुर के और भी प्राचीन नाम मिलते हैं। तो उदयपुर के अगर नाम, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के प्राचीन नामों की भी बात की जाए कभी, प्राचीन नाम तो याद रखना, मध्यपाट और प्रागवाट मिलता है। क्या नाम मिलता है? मध्यपाट और मिलता है प्रागवाट। मध्यपाट और प्रागवाट दोनों नाम मिलते हैं, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, मालव जनपद है, इधर वागड़ है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है। कुरु आपके हरियाणा के पास वाला क्षेत्र आता है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है नीतू। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था? अर्जुन नायन कहलाता, योधे कहलाता, साल्वे कहलाता या सुरसेन कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है। शाम को ही होती है वासु, आज अब हुई। होने वाला है योधे प्रदेश। क्या आंसर होगा? योधे प्रदेश। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, जो योधे प्रदेश है, ये जो योधे प्रदेश आता है, इसमें पहले 2 जिले शामिल थे। एक था श्री गंगानगर, कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। और एक जिला था जिसका नाम है हनुमानगढ़। लेकिन एक नया जिला और बना है और उस जिले का नाम है अनूपगढ़। कौन सा जिला हो जाएगा? अनूपगढ़। ये 3 जिले अभी योधे प्रदेश में आते हैं। यहीं पर आपको पता है इसे घग्गर बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घग्गर बेसिन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, घग्गर बेसिन। यहां पर जो है वो घग्गर नदी बहती है, ये भी आपको याद रखना है। घग्गर नदी बहती इस क्षेत्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनूपगढ़ न्यू है हमारा श्री गंगानगर। हाँ नीतू, आपका श्री गंगानगर उत्तरी राजस्थान का भाग अर्ध युद्ध प्रिय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर आपसे पूछा जाए कि गंगानगर किसके, हनुमानगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। और श्री गंगानगर पूछा जाए तो याद रखना कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि कार्यों के औजारों के लिए प्रसिद्ध श्री गंगानगर है।
श्री गंगानगर को याद रखना है, इन्हें राजस्थान का अनानागार भी कहते हैं, राजस्थान का अनानागार कहते हैं। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, धान का कटोरा हनुमानगढ़। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने करी है? नागभट्ट प्रथम है, महिर भोज है, नागभट्ट द्वितीय या फिर वस्त्रराज? यह गुजर प्रतिहार वंश से आपको प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होने वाला है? चलिए, इसमें राइट आंसर होने वाला है नागभट्ट द्वितीय। अच्छा, नागभट्ट द्वितीय ने, आपको पता होगा, बीनमाल के अंदर, बीनमाल कहां है? तो जालोर में है। यहां पर गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। बीनमाल जालोर में गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना करी, गुजर प्रतिहार वंश की क्या करी है? स्थापना करी, याद रखना। नागभट्ट द्वितीय ने गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। अच्छा, यहां पर भीनमाल, इसके अलावा दो शाखाएं थी गुज्जर प्रतिहारों की, एक तो थी मंडोर और एक थी आपकी भीनमाल। ये राजस्थान में दो ही रियासतें हुआ करती थी आपके प्रतिहारों की। सर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाओ, आप बोल रहे थे ना कि 200 क्वेश्चन होने के बाद लाओगे। बिल्कुल, ये टॉपिक वाइज ही तो क्वेश्चन है। अच्छा, आज की जो पीडीएफ है अभी वाली, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन है और हिस्ट्री के पूरे पार्ट को क्लियर किया गया है। राजा महाराजाओं से संबंधित सारे वंश इसमें लिए गए हैं। शाम को जो क्लास होगी वो टॉपिक वाइज होगी, निश्चिंत रहे आप। शाम को जो क्लास होगी वो टॉपिक वाइज होगी। अभी आप मिक्स हिस्ट्री पढ़े। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इस गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ ले कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो इनका संस्थापक है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन हो जाएगा? हेलो, अरे क्लास चल रही है, फोन नहीं उठा रहा हूं। हाँ, लाइव, हाँ वो वही चल रही है, आप देख लो ना। चलिए आगे बात करते हैं। संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक हो जाएगा हरिश्चंद्र। अच्छा, यहां पर महिर भोज का नाम आया है, तो ये प्रतिहार वंश का क्या है? याद रखना, प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक है, पितृहंता शासक। महिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या करी थी? हत्या करी थी। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। शाम को क्लास होगी क्या गुरुजी? ठीक है, शाम को क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा, वस्त्रराज के समय आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये 100 वर्षों तक या 150 वर्षों तक चला था, युद्ध वर्षों तक। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई है? ग्वालियर प्रशस्ति भोज प्रथम महिर भोज है, भोज द्वितीय है, महिपाल प्रथम है या महिपाल द्वितीय? क्या राइट आंसर होने वाला? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा इसका? द्वितीय है। कौन सा आंसर राइट होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। क्या बात हुई? क्लास अटक गई है। चले, क्लास अटक गई क्या? जरा कमेंट करके बताएं मुझे। नेटवर्क इश्यू है। नहीं, आई होप अब चल रही होगी क्लास। चलिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताएं मुझे।
आदिवरा की उपाधि किसने धारण करी है? आदिवरा की उपाधि किसने धारण करी है, जल्दी बताएं। देखो यहां पर आदिवरा की उपाधि धारण करी है मिहिर भोज। इसे हम प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक भी कहते हैं। प्रतिहारों का क्या कहते हैं इसे? प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या फिर नागभट्ट द्वितीय है? क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? क्लास कैसे अटक गई यार? सर आप बीच बीच में स्टेचू बन रहे हो। अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके? चलिए आगे बात करते हैं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम है। अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, आदि पुरुष कौन है, प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछे, आदि पुरुष पूछे, मूल पुरुष पूछे तो कौन होगा संस्थापक? आदि पुरुष। मूल पुरुष पूछे तो कौन होगा? चलिए प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र याद रखना है, राजा हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, 11वां प्रश्न है, रणहस्तीन की उपाधि धारण की थी किसने करी है? रणहस्तीन की उपाधि मिहिर भोज ने करी है, वत्सराज ने करी है, नागभट्ट प्रथम ने करी है या महेंद्रपाल प्रथम ने करी है? जल्दी से आंसर देना है आपका, क्या राइट आंसर होने वाला है? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, इसका क्या आंसर होने वाला है? रणहस्तीन की उपाधि किसने धारण करी है? सभी के सामने 11वां प्रश्न है। चलो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है वत्सराज। इसको कहते हैं रणहस्तीन की उपाधि के नाम से भी जानते हैं, रणहस्तीन। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मल्लच्छ अरबी सेना को पराजित किया था। बिल्कुल, मैं आपको गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाऊंगा उस समय पूरी डिटेल देंगे आपको, है ना। अच्छा अब कमेंट करके बताएं, क्लास अटक तो नहीं रही है? आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बारिश की वजह से, तो नेट प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए क्लास थोड़ी अटक गई थी। बारिश की वजह से थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, थोड़ा कोऑपरेट करना। आगे चलते हैं। अच्छा एक प्रश्न ये भी आता है
कि गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन है? इनकी अगर कुलदेवी के बारे में आपसे प्रश्न आ जाए तो याद रखना इनकी कुलदेवी का नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता, चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेरे पड़ोसियों को आवाज लगा कर लाऊं सर? बिल्कुल आपको लाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल है, अल्लट है, गोहिलादित्य है या फिर शीलादित्य है? जल्दी कमेंट करके बताएं, गोहिल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? देखो यहां पर गोहिल वंश की बात आ रही है, तो ये जो गोहिल वंश है एक्चुअल में गोहिल वंश कहां हुआ है? तो याद रखना ये मेवाड़ का वंश। कहां का है? मेवाड़ का। अच्छा, इसके बारे में पूछा जाए इनके संस्थापक कौन है, तो गोहिल वंश के जो संस्थापक हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम हो जाएगा गोहिलादित्य। क्या नाम हो जाएगा? गोहिलादित्य। यानी गोहिल वंश का संस्थापक है गोहिलादित्य, और इनका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता तो यहां पर बप्पा रावल होता, बप्पा रावल। लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा है, यहां पर संस्थापक पूछा है, तो यहां पर राइट आंसर है गोहिलादित्य। कौन सा हो जाएगा? गोहिलादित्य। रणहस्तिन युद्ध का हाथी है नीतू। पढ़ लियो, लेकर जाओ, ठीक है, पढ़ लियो, लेके आ जाओ। अच्छा, यहां पर अल्लट है, अल्लट ने अपनी राजधानी याद रखना है आलूराव था। अच्छा, अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाई थी, आपको बताया आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। अल्लट ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो याद रखना आहड़ को बनाई थी, आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। यानी मेवाड़ की राजधानी आहड़ को किसने बनाई? तो वो बनाई थी अल्लट ने। बप्पा रावल का नाम मिलता है कालभोज, कालभोज का नाम मिलता है बप्पा रावल। कोई कहता है कि कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी है, और कोई कहता है कि कालभोज को बप्पा रावल की क्या दी गई? उपाधि दी गई। चलिए फिर यहां से आगे अगर हम बढ़े कि सर एक प्रश्न यहां से बार बार आता है कि गोहिल वंश की कुलदेवी कौन सी है? गोहिल वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो गोहिल वंश की कुलदेवी है, इसका नाम है बाण माता। आराध्य देवी अगर आपसे पूछे कि गोहिल वंश की आराध्य देवी कौन है, तो आराध्य देवी याद रखना है वो हो जाएगी अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी। आराध्य देव पूछे इनके तो याद रखना है आराध्य देव कौन हो जाएंगे? गोहिल वंश के आराध्य देव से अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोहिल वंश के आराध्य देव कौन है, तो आराध्य देव हो जाएंगे एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी। कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी मैं सागे सागे लिखूं जद कोनी उत्तर दियो, वरना मैं सगला सु होशियार हूं, मिस क्रिकेटर। ठीक है, सागे सागे लिखो खई बात कोई नहीं, नहीं। 566 में गोहिल, बिल्कुल 566 ईस्वी में गोहिलादित्य ने क्या करी थी? आपके नागदा के अंदर गोहिल वंश की स्थापना करी है, याद रखना है। नेक्स्ट आगे का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल वंश का शासक कौन है? चित्तौड़ को अपनी प्रथम राजधानी बप्पा रावल है, महाराणा कुंभा है, जतर सिंह है या फिर अल्लट है? देखो अगर मेवाड़ की राजधानियां पूछी जाए आपको, मेवाड़ की राजधानियां, अगर मेवाड़ की राजधानियां पूछी जाए तो सबसे पहली राजधानी होती है वो होती है आपकी नागदा। पहली राजधानी है नागदा, और नागदा को जिसने अपनी राजधानी बनाई थी उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। दूसरी राजधानी है आहड़, दूसरी राजधानी बनी थी मेवाड़ की आहड़। तीसरी बनी थी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। चौथी राजधानी बनी थी मेवाड़ की, वो बनी है आपकी उदयपुर।
पांचवी बनी है उसका नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। छठी राजधानी बनी है वो बनी है चावंड, और पुणे बन गई थी चित्तौड़। यानी ये प्रमुख राजधानियां रही हैं, याद रखना है। देखो यहां पर नागदा को बनाई थी आपके गोहिलादित्य ने। नागदा को किसने अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखना गोहिलादित्य। और आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी अल्लट ने। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी जैत्र सिंह ने। उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी उदय सिंह ने। कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी कुंभा ने, कुंभा द्वारा। चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप सिंह और अमर सिंह। और अमर सिंह के बाद पुणे अपनी राजधानी आ गई थी चित्तौड़गढ़। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है। एकलिंगनाथ जी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जैत्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1301 में, 1303 में, 1307 में या 1311 में? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। कब किया था? 1303 में किया था। अच्छा, 1301 में तो रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रणथंबोर पर आक्रमण। और रणथंबोर का शासक कौन था आपको पता है? यहां की जो शासक थे उसका नाम है हटी अमीर है। कौन है? हमीर देव थे। हमीर देव के समय हुआ था 1301 में। 1303 में याद रखना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, चित्तौड़ पर। और इस समय हमारे यहां के शासक थे रावल रतन सिंह जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ऋषि पारिक, ओके, स्वागत है आप सभी का। अच्छा, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप सभी, क्लास को शेयर करना बनता है, प्लीज क्लास शेयर करें। देखो यहां पर चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण हुआ था उस समय चित्तौड़ के शासक थे, उनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह। यहां पर रावल रतन सिंह की जो रानी थी उनका नाम था महारानी पद्मनी। महारानी पद्मनी थी। जैसा कि आप सभी को पता है महारानी पद्मनी यहां की रानी थी। और इनके जो सेनापति थे इस समय रावल रतन सिंह के, उनका नाम था गोरा और बादल। गोरा व बादल रावल रतन सिंह के क्या थे? याद रखना, सेनापति थे। इन्होंने केसरिया किया था रावल रतन सिंह और गोरा बादल ने। और महारानी पद्मनी ने क्या किया था? जौहर किया था 1600 रानियों के साथ में। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा था। नाम जो चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा था खिरजाबाद। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या नाम रखा है? खिरजाबाद रखा है। चलिए, रशीली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जौहर पद्मनी और ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1308 की बात करें तो 1308 में सिवाना पर आक्रमण हुआ था। 1308 में एके ने कहां पर आक्रमण किया? तो 1308 में एके ने सिवाना पर आक्रमण किया था, याद रखना, सिवाना दुर्ग। और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। 1311 ईस्वी में जालोर पर हुआ था, यह भी याद रखना है। सर आप दो जगह लाइव आ रहे हो, ममता चुंडावत। हाँ, मैं दो जगह लाइव आ रहा हूं। अपना एक YouTube चैनल और है हल्दी घाटी के नाम से, वहां पर भी अपनी क्लास लाइव चल रही है और यहां पर भी अपनी क्लास लाइव है। हाँ, वहां पर भी लाइव है अपनी क्लास और यहां पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाना बालोत्रा कुमठ दुर्ग 1300 में हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
वह राजकुमार रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, रानी रंगदा, रानी कर्मावती, रानी पद्मनी या रानी उमादय? तो रानी पद्मनी थी जिसने 1303 में क्या किया था? जौहर किया है। अच्छा, ये राजकुमारी कहां की थी? तो याद रखना, महारानी पद्मनी जो राजकुमारी थी ये थी सिहल द्वीप की। कहां की थी? सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखना, पद्मनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन था। इसकी माता का नाम क्या था? तो याद रखना, पुष्पावती था। पुष्पावती या चंपावती, कमेंट करके बता देना आप। पद्मनी के जो गोरा इनके क्या लगता था? चाचा था गोरा पद्मनी का, और पद्मनी का जो भाई था उसका नाम था बादल। चाचा गोरा था और भाई था बादल। ये भी आपको याद रखना, श्रीलंका की थी सियल द्वीप। ओके, सियल द्वीप कहां पर है? तो याद रखना श्रीलंका है, श्रीलंका। इनके पास एक तोता था, उस तोता का नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता है। माता चंपावती थी। ठीक है, पुष्पावती नहीं, चंपावती कर लेते हैं। चंपावती। ओके, रानी पद्मनी एक तोता था बोलने वाला, हीरामन तोता था। अच्छा, रानी रंगादे की बात करें तो ये तो रणथंबोर में थी। कहां पर थी? रणथंबोर में जल जौहर किया था। राणा हमीर की क्या है? ये पत्नी थी। कर्मावती मेवाड़ के दूसरे साके में इन्होंने जौहर किया था, ये भी याद रखना है। कुमार बोय, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, बिल्कुल, तोते का नाम है अलेक्जेंडर पैराकिट, हीरामन तोता। ओके भाई साहब, आगे विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा हमीर? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई है? जल्दी बताएं। गुरुजी, दादाजी कहते हैं कि रानी पद्मिनी श्रीलंका की नहीं, बीकानेर पुंगलगढ़ की थी। अब आपके जो दादाजी कहते हैं वो अपने एग्जाम में नहीं आता है। अपने एग्जाम में वो आता है जो कि हमें एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर यही पूछता है कि ये सियल द्वीप की थी। ठीक है जी, चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है राणा हमीर की बात करते हैं। इन्हें कहते हैं विषम घाटी पंचानन। क्या कहते हैं इन्हें? विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, पंचानन। इन्हें वैसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। राणा हमीर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, याद रखना, उद्धारक। इन्हें वीर राजा भी कहा गया, याद रखना, वीर राजा। रसिक प्रिया में राणा कुंभा ने इन्हें वीर राजा कहा है। याद रखना है ये सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक थे। सिसोदिया शाखा के क्या थे? ये शाखा के प्रथम शासक थे, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम शासक थे। 1326 में पहली बार राजा बने थे ये। राणा कुंभा की बात आती है तो इन्हें अभिनव भ्रताचार्य, हाल गुरु, चाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु और संप्रदाय क्या बोले अपन, लोक स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। और सांगा की बात आती तो इन्हें हिंदूपत के नाम से जानते हैं अपन, हिंदूपत। राणा लाखा की बात आती है तो राणा लाखा के समय आपको पता होगा कि जावर माइंस और पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। मेवाड़े में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। राणा इष्टा उड़ा दिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। अभिनव भ्रताचार्य के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा है, राणा प्रताप है, राणा सांगा है या पृथ्वीराज चौहान है? वैसे पृथ्वीराज चौहान को तो हम दल पुंगल के नाम से जानते। दल पुंगल, दल पुंगल की उपाधि दी गई थी पृथ्वीराज चौहान को। राणा सांगा इन्हें हिंदूपत कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, हिंदूपत। राणा प्रताप की उपाधि मिलती कीका, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी। इन्हें कहते हैं हल्दी घाटी का शेर। महाराणा प्रताप को कहते हैं हल्दी घाटी का शेर। राणा कुंभा की उपाधि है और उपाधि है अभिनव भ्रताचार्य, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
कि महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर का युद्ध है, गांगरोन का युद्ध है, खातौली का युद्ध है या बाड़ी का युद्ध है? जल्दी कमेंट करके बताना है कौन सा युद्ध इसमें सही सम्मिलित। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल कहते हैं राय पिथौरा इन्हें। चलिए, यहां पर सारंगपुर का युद्ध है और यह कब हुआ था? तो याद रखना 1437 ईस्वी में हुआ था। और इनके उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था? इनके उपलक्ष्य में बनाया गया था विजय स्तंभ। क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया। अच्छा, विजय स्तंभ की बात करें कि यह मंजिला कितना है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए मंजिला कितना है, तो 9 मंजिला है। कितना है? 9 मंजिले। यहां पर सीढ़ियां कितनी है? तो आपको याद रखना है सीढ़ियां है यहां पर 157। अगर आपसे पूछा जाए ये प्रतीक चिन्ह किसका है, तो ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। राजस्थान पुलिस प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आपके राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। अच्छा, यहां पर तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार लिखा हुआ है यहां पर अल्लाह। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी एक बार, बिजली, और इसका पुनः निर्माण कराया था महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। याद रखना, बहुत सारी जानकारी है इनकी। अच्छा, गागरोन का युद्ध, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध है। तो पहले हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हुआ था युद्ध, वो है 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। 1518 के अंदर याद रखना है वो बाड़ी का युद्ध हुआ। और 1519 के अंदर आपका कौन सा युद्ध हुआ? तो वो युद्ध है आपका गागरोन का युद्ध। ये भी आपको ध्यान रखना। 9वीं मंजिल पुनर्दास स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक है, 9वीं मंजिल का स्वरूप सिंह ने करवाया। खातौली का युद्ध 17 में है और बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध, फिर उसके बाद ईडर का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारंगपुर का युद्ध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? चलिए बताएं क्या आंसर होने वाला है। बाड़ी धौलपुर में है। बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1526, 1527, 1534 या 1567। बाड़ी धौलपुर में। खानवा के युद्ध की बात आ रही है यहां पर। खानवा का युद्ध देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च को। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। और यह हुआ कहां था? तो याद रखना यह हुआ था आपके खानवा भरतपुर में। खानवा भरतपुर किस किस के मध्य हुआ है? तो याद रखना यह मध्य हुआ था बाबर वर्सेस सांगा। बाबर वर्सेस कौन था? राणा सांगा। बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर प्रथम बार याद रखना तोपों का प्रयोग हुआ। तोपों का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। इस खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। याद रखना है कौन सी उपाधि धारण करी थी? गाजी की उपाधि धारण करी है। यहीं पर इस बाबर के दो तोपची थे, मुस्तफा अली और उस्ताद अली, उन्होंने तोपों का प्रयोग किया था। यहां पर धर्म युद्ध का नारा दिया गया था, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। और इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हुए थे। इनको बसवा दौसा ले जाया गया था। घायल सांगा का इलाज बसवा दौसा में हुआ। इन्हें जो है आपके कालपी एमपी के अंदर, कालपी एमपी में जहर दिया गया था। और इरिच यूपी के अंदर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और फिर इनकी छतरी जो है वो मांडलगढ़ में बनाई गई थी। तो युद्ध हुआ है ये 1527 के अंदर। याद रखना है कब हुआ है? 1527। जिहाद का नारा दिया छतरी मांडलगढ़ बिलवड़ा में। ठीक है जी।
12 खंभों की छतरी मांडल, 12 खंभे नहीं है, 32 खंभे हैं। यहां से प्रश्न आ जाए कि राणा सांगा की जो छतरी है, राणा सांगा की छतरी, तो याद रखना राणा सांगा की जो छतरी है एक्चुअल में ये 32 खंभों की छतरी कितनी की है, सॉरी 8 खंभों की है, सॉरी 8 खंभों की छतरी है, याद रखना 8 खंभों की क्या है छतरी। मेरे 32 ध्यान में आ गया था, 32 तो जगन्नाथ कछवा की है, 8 खंभों की छतरी। और इस छतरी का निर्माण करवाया था आपके क्या नाम उसका, अशोक परमार द्वारा। किसने बनाई थी छतरी, ये अशोक परमार ने बनाई, याद रखना अशोक परमार। बिल्कुल 8 खंभे हैं, 32 नहीं है, याद रखना है। 7 राजा 9 राव 104 सामंत थे, कुमार बोई, ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। चलिए अच्छा यहां पर आ जाए कि सांगा को झेर कहां, सांगा का इलाज कहां हुआ था, सांगा का जो इलाज हुआ था वो अभी आपको मैंने बताया बसवा दौसा में हुआ था। कहां हुआ था, बसवा दौसा में। अच्छा इनको जो जहर दिया गया था वो जहर दिया था कालपी में। कहां दिया था सांगा को, कालपी, और कालपी कहां है तो एमपी में है। मृत्यु कहां पर हुई थी तो याद रखना मृत्यु हुई थी इरीच में, और इरीच कहां पर है तो यूपी के अंदर है। और इनकी छतरी कहां है तो यह आपके मांडलगढ़ के अंदर, कहां पर है याद रखना मांडलगढ़। और मांडलगढ़ भी कौन सा है तो भीलवाड़ा वाला मांडलगढ़, वो याद रखना है। कुंभा की, राणा सांगा की और प्रताप की छतरी 8 खंभों की है, ठीक है। बसवा, खनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राणा सांगा ने 1518 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खातौली किस जिले में स्थित है, भरतपुर में, बूंदी में, अलवर में या धौलपुर में है। अच्छा खातौली कहां पर है ये कमेंट करके बताना है। जो खातौली का युद्ध है एक्चुअल में ये खातौली का युद्ध कहां हुआ था, खातौली का युद्ध कहां हुआ था आपको बताना है। यहां पर मैं कर देता हूं कोटा, आपको कमेंट करके बताना है खातौली कहां है। देखिए खातौली कोटा के अंदर पड़ता है, कहां पड़ता है खातौली कोटा में है। अच्छा खातौली का युद्ध जो है आपको पता होगा कि ये खातौली का युद्ध हुआ था आपके इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा था, यहां पर कौन था राणा सांगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, करारी हार हुई थी। खातौली के युद्ध में भी मारा गया था, और सॉरी आपके खातौली का युद्ध और बोले अपन तो वो युद्ध था, पहला युद्ध था आपका खातौली का, दूसरा होता है आपका बाड़ी का। अच्छा यही था बताए मुझे, पहले कोटा अब बूंदी, सांगा विजय हुआ था। जो हुआ है वो मैं उसे ही बताऊंगी, तुम हो ही नहीं। अच्छा बताए यहां पर वो जो युद्ध हुए हैं सांगा के प्रमुख युद्ध। अच्छा सांगा का पहला युद्ध कौन सा आता है, सांगा का पहला युद्ध कौन सा आता है, खातौली आता है क्या। अच्छा सांगा का खातौली के बाद में युद्ध आता है वो आपका कौन सा है। अच्छा क्रम बताए मुझे, मैं थोड़े ध्यान से मेरे निकल रहा है। सांगा के युद्धों के बारे में किसी को पता है तो थोड़ा क्रम बताए मुझे, क्या क्रम होने वाला है। चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये युद्ध बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं अपने को। देखो यहां पर पहला जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम आता है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। दूसरा जो युद्ध आता है उस युद्ध का नाम हो जाएगा वो है आपका गागरोन का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, सॉरी बाड़ी का युद्ध। इसके बाद तीसरा युद्ध आता है उसका नाम है गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध।
यही 3 युद्ध थे जो कंफ्यूज करते हैं। यहां पर याद रखना ये आपके 17 आएगा। तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517, बाड़ी का युद्ध हुआ है 1518 और गागरोन का युद्ध हुआ है 1519 के अंदर। ये जो दोनों युद्ध हैं एक्चुअल में दोनों युद्ध लड़े गए थे सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी, और ये जो लड़ा गया था सांगा वर्सेस महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया, याद रखना है। ओके, बाड़ी 18 है, गागरोन 19 है। बिल्कुल मैंने तीनों लिख दिए यहां पर, है ना। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहां पर 18 लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो गया था। 18 की वजह से कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन अपन कभी गलत नहीं बढ़ाते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको कंप्लीट वापस सही करवा दिया है, निश्चिंत रहे। अच्छा, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य, दोनों युद्धों में सांगा की विजय हुई थी। तो याद रखना है ये कोटा के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? अजमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन? जल्दी से इसका आंसर दे, क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? क्या राइट आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। पन्नाधाय को कहां पर आश्रय मिला? तो याद रखना ये मिला था कुंभलगढ़ में। कहां पर मिला था? कुंभलगढ़। अच्छा, ये जो पन्नाधाय है एक्चुअल में इन्हें उदय सिंह की दाई मां कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? उदय सिंह की दाई मां है, उदय सिंह की दाई मां है। इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था चंदन, और इन्होंने चंदन का क्या दे दिया था? बलिदान। चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। अच्छा, ये किस गांव की थी? तो याद रखना ये केमरी गांव की महिला थी। केमरी गांव की क्या थी? गुर्जर जाति की महिला थी, याद रखना, गुर्जर जाति की महिला थी। केमरी गांव गुर्जर जाति की महिला थी जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को जो है वो लेकर गए थे आशा देवपुरा। कौन लेकर गए थे? याद रखना, आशा देवपुरा लेकर गए थे इन्हें। और आशा देवपुरा कहां लेकर गए थे? तो इन्हें कुंभलगढ़ लेकर गए थे, कुंभलगढ़। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इनको आश्रय प्राप्त हुआ था कुंभलगढ़ में। अच्छा, एक पुरस्कार दिया जाता है पन्नाधाय पुरस्कार। कोई बता सकता है पन्नाधाय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पन्नाधाय पुरस्कार मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह दिया जाता है आपकी त्याग एवं बलिदान के लिए, त्याग एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है पन्नाधाय पुरस्कार। और यह मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, याद रखना है, मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात आगे करते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खां, भगवंत दास, मान सिंह या टोडरमल? अच्छा, इसकी ट्रिक आती है, पहली बार किसको भेजा? तो ट्रिक आती है जय मां बाटो। तो याद रखना है जैसे हो जाता है आपका जलाल खां, जैसे कौन हो जाएगा? जलाल खां। मां से हो जाता है आपका मान सिंह, बा से हो जाता है आपका मान सिंह जी के पिता भगवंत दास, और टो से हो जाता है आपका टोडरमल। यह 4 शिष्टमंडल आए थे। तो पहली बार जलाल खां को भेजा था, याद रखना है, राइट आंसर है जलाल खां। माता जी की पांडोली चित्तौड़गढ़ के पिता हरचंद है, ठीक है, कुंभलगढ़ के किरदार है। आशा जलाल खां, ठीक है, भूपेंद्र सिंह, ये आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह। जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल, मान सिंह। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो जय मां बा टो,
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जमा बांटो, यानी तीसरा आंसर क्या है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाला विद्वान कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखो हल्दी घाटी युद्ध के कुछ कथन है। हल्दी घाटी इधर अपने थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अच्छा यहां पर बात करें कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई और अकबर की हार हुई थी। वैसे अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, ये याद रखना है। इस युद्ध के बारे में कथन मिलते हैं, तो कथन में लिख देता हूं क्या कथन है। पहला कथन है इसे खमनोर का युद्ध कहा था किसी ने, खमनोर का युद्ध किसी ने कहा था, इन्हें कहा था आपके मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली भी किसी ने कहा है, और इसे कहा है आपके गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। कमेंट करके बताना है क्या राइट होगा। खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, किसने कहा है? अबुल फजल ने। मेवाड़ का मेरा थर्मोपली कहा है कर्नल टोड ने, याद रखना है कर्नल टोड। और गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने। यह 3 फैक्ट आपको मिलता है, तो यहां पर राइट आंसर है खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। ठीक है चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवेर का युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई। दिवेर के बाद अपनी नई राजधानी किसे बनाई? कुंभलगढ़ को, उदयपुर को, गोगुंदा को या चावंड को? जल्दी कमेंट करके बताएं। बादशाह बाग का युद्ध भी कहा है, हाथियों का युद्ध भी कहा है। चलिए यहां पर राजधानी आ गई आपकी 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। चावंड, चावंड कहां पर है? तो याद रखना राजसमंद में। अच्छा चावंड प्रताप के समय कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो 12 वर्ष रही है, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक रही है। और आपको याद होगा 1597 में 19 जनवरी 1597 प्रताप की मृत्यु हो गई। अगर 1585 से लेकर 1597 तक रही प्रताप के समय, तो ये 12 वर्ष रही है, 12 वर्ष। अगर चावंड कुल पूछी जाए तो याद रखना 30 वर्ष आता है, 30 वर्ष। और 30 वर्ष ऑप्शन में ना हो तो आपको 28 वर्ष करना है, क्योंकि चावंड 1615 ईस्वी तक जो है वो राजधानी रही थी मेवाड़ की। यह भी आपको याद रखना है। अच्छा आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, आप क्लास शेयर किया करें, क्लास आप शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए दीजिए आंसर, क्या आंसर होने वाला है? 5 फरवरी 16 तक रही। ओके आगे बढ़ते हैं। उदयपुर को अपनी राजधानी वैसे उदय सिंह ने बनाया था, आपको पता है, उदय सिंह ने। और कब बनाया था वो भी पता है, 1559 में। कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी कुंभा ने बनाया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या गोगुंदा के युद्ध को? तो मेवाड़ का मैराथन याद रखना है, मेवाड़ का जो मैराथन कहा गया है वो मैराथन किसे कहा है? तो वो कहा है दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। यह हुआ था आपके दशहरे के दिन। कब हुआ था? विजयादशमी के दिन हुआ, विजयादशमी। इसीलिए इसे कहते हैं विजयों की शुरुआत। क्या कहते हैं अपन? विजयों की शुरुआत के नाम से भी अपन जानते हैं, याद रखना है। सुशांत सिंह जी कह रहे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है,
हिट दिवेर का युद्ध। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है। राणा प्रताप को कहा है, कुंभा को कहा है, मालदेव को कहा है या रावचंद्र सेन को कहा है। हसमत वाला शासक किसे कहा गया है, कमेंट करके बताएं। चलो यहां पर राइट आंसर होगा आपका मालदेव। हसमत वाला शासक, याद रखना है मालदेव की बात हो रही, किसकी हो रही है, मालदेव। मारवाड़ का इन्हें कहते हैं पितृहंता शासक, याद रखना इन्हें कहते हैं मारवाड़ का पितृहंता शासक, मारवाड़ का पितृहंता शासक बोलते हैं। इन्हें 52 युद्धों, इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या करी थी। राव गांगा की क्या करी थी, याद रखना, हत्या करी थी इन्होंने। कुंभा के बाद सर्वाधिक दुर्ग इन्हीं ने बनाए। कुंभा के बाद याद रखना है सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनाए। सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वो मालदेव ने बनाए थे। इनके 2 युद्ध बड़े फेमस रहे थे। एक युद्ध का नाम था आपका पाहेबा साहेबा का युद्ध और एक युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। 56 परगनाओं के विजेता, ठीक है। 2 युद्ध हुए इनके, उन युद्ध की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था और यह साथियों हुआ है आपके 1541-42। किसके मध्य हुआ है यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मध्य की बात करें तो यहां पर 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम था राव मालदेव, इधर तो था आपका राव मालदेव, और इधर था राव जैतसी। राव कल्याणमल के पिता, यानी ये बीकानेर के शासक थे, याद रखना, बीकानेर के शासक। इनके 2 सेनापति थे। उन सेनापति का नाम था जेता और कुप्पा। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। इन्हें कहते हैं 52 युद्धों का, 99 युद्धों का विजेता। इन्हें कहते हैं 99 युद्धों का विजेता कहते हैं, याद रखना। इस युद्ध में मालदेव की विजय हुई और राव जैतसी की मृत्यु हुई। यहां पर मृत्यु, राव जैतसी का बेटा था राव कल्याणमल, जो कि आगे जाकर शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। फारसी इतिहासकारों ने भारत का महान पुरुषार्थी कहा है। पुत्री से युवा रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा बताए, क्लास अटक रही है क्या? चलिए आगे का एक युद्ध है, उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544। अच्छा, गिरी सुमेल के युद्ध की बात आई है तो याद रखना है गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ है। ये जो मध्य हुआ है आपके मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है। मालदेव, इनके सेनापति का नाम था जेता और कुप्पा। सेनापति है इनके जेता कुप्पा। यहां पर एक शासक था जिसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी थी राव कल्याणमल ने। हिट जी कह रहे जय श्री राव कल्याणमल मंत्री नाराज हो गए। मंत्री
क्लास अटक रही है यार, इस क्लास के आज क्या दिक्कत हो रही है, क्यों अटक रही है, समझ नहीं आ रहा है। सर क्लास अटक रही है। चलिए, यही तो प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लास अटक क्यों रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर मालदेव सेनापति आपको पता है जेता कुपा थे, और शेरशाह सूरी इसकी जो सहायता करी थी, यहां पर सहायता करने वाला था राव कल्याणमल। कौन हो जाएगा? राव कल्याणमल। आगे चलते हैं। इस युद्ध में याद रखना, मालदेव इस युद्ध से कहां चला गया? तो ये सिवाना की पहाड़ियों में चला गया था। सिवाना की पहाड़ियों में चले गए, और जेता कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन? तो जेता और कुपा। शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? यहां पर विजय हुई, और ये मालदेव यहां पर पराजित हुआ था। शेरशाह सूरी जब इस युद्ध में विजय हुआ था, उस समय इसे कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी का कथन था इसका कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये दो युद्ध बड़े फेमस रहे हैं मालदेव के, याद रखना है। चलिए, तो ये मालदेव के बारे में दोनों युद्ध बड़े फेमस थे, याद रखना। तो राइट आंसर है यहां पर मालदेव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहते हैं? सूर्य की सहायता करने वाला जलाल खान जलवानी भी आया था। ठीक है, जलाल खान जलवानी भी आया था, बिल्कुल आया था। चलिए आगे आंसर दीजिए, क्या होने वाला है? यहां पर राइट आंसर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के पिता का नाम आता है राव मालदेव, याद रखना है, राव मालदेव। राव चंद्रसेन को, इनको कहते हैं मारवाड़ का महाराणा प्रताप। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, अग्रगामी। इन्हें बुला बिसरा राजा भी कहते हैं, बुला बिसरा राजा या नायक कहते हैं, याद रखना है। राव चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, स्वीकार नहीं की। नागौर दरबार में गए जरूर थे, लेकिन अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं करी। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ओके, तो यहां पर राव चंद्रसेन इज ए राइट आंसर है। आगे का प्रश्न है, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस कहा है? राव चंद्रसेन को, दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, या मान सिंह राठौड़ को? प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, रेहू ने कहा है। चले, यहां पर यूलिसिस कहा गया है, याद रखना, दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़। अच्छा, यहां पर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, दुर्गादास राठौड़ जो है
अजीत सिंह के लिए इन्होंने 30 वर्षीय संघर्ष किया। अजीत सिंह के लिए 30 वर्षीय संघर्ष किया था इन्होंने, वर्षीय संघर्ष किया। रूप सिंह की हवेली से गोराधाय और वी दुर्गादास राठौड़ ने जो है अजीत सिंह को छुड़ाकर लाए थे। उसके बाद मेवाड़ के अंदर राज सिंह जी ने इनको जो है वो केलवा की जागीर दी और शरण दी थी यहां पर। फिर उसके बाद में अमर सिंह जी के समय इनको शरण दी गई थी और विजय राव क्या बोले अपन बात कर रहे राज सिंह के समय। राज सिंह के समय जब ये अजीत सिंह को लेकर आए तो इन्हें केलवा की जागीर दी थी। फिर इनके बाद में अमर सिंह ने इनको शरण दी थी, याद रखना अमर सिंह सेकंड है। कौन है? अमर सिंह सेकंड। जब राज सिंह जी ने ये जो अजीत सिंह को लेकर आए थे उस समय केलवा की जागीर दी थी, और जब अजीत सिंह ने राव दुर्गादास राठौड़ को बाहर निकाल दिया उस समय अमर सिंह सेकंड ने इनको विजयपुर और रामपुरा की जागीर दी। विजयपुर व रामपुरा की क्या दी? इन्हें जागीर दी थी। राव दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है, यह छतरी बनी हुई है आपकी शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाएगी? शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी कहां है? तो याद रखना ये उज्जैन में, उज्जैन यूपी में। इनके कुछ उपनाम बड़े फेमस रहे हैं, तो इनके उपनाम मिलते हैं, याद रखना। इन्हें कहते हैं मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का क्या कहते हैं? इन्हें उद्धारक कहते हैं। मारवाड़ का गेरीबोल्डी कहते हैं। मारवाड़ का यूलिशियस कहते हैं। याद रखना है। पिता आस्करण, माता नेत कंवर है। दुर्गादास की छतरी एमपी में। दुर्गादास का जन्म 38 में सालवा गांव में हुआ था। ठीक है। इनके बाद अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। ओके, चलिए साहब, तो यहां तक आप क्लियर कर चुके होंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे। अजीत सिंह, इसे कहते हैं कान का कच्चा। इसी ने जो है दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था शासक बनने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है 1570 में अकबर के नागौर दरबार में पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर का नरेश था, उसका नाम था राव कल्याणमल। अकबर के दरबार में गया था, वो था राव कल्याणमल, और इसने अपने 2 पुत्र थे कल्याणमल का। एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़ और एक पुत्र का नाम था राय सिंह राठौड़। राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे। ये तो अकबर की सेवा में रहने लगे, अकबर की सेवा में छोड़ दिया। अकबर की जो है वो सेवा में छोड़ दिया था इन्हें। और राय सिंह जो है वो कल्याणमल के बाद बीकानेर के क्या बने थे? ये शासक बने थे, याद रखना है। इसी राय सिंह को कहते हैं राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण कहते हैं, याद रखना है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। ओके, 1718 में मृत्यु हो गई थी। शिप्रा नदी के किनारे एमपी में बना हुआ है। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूणकरण, राय सिंह, कल्याणमल या करण सिंह। राय सिंह को तो राजपुताने का कर्ण कहते हैं, राजपुताने का कर्ण है, और इनको कहते हैं कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण कहते हैं, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लूणकरण सिंह। जीएच ओझा ने कान का कच्चा कहा है, राय सिंह। ओके, आगे चलते हैं। अजीत सिंह की दाई मां का नाम था पन्ना दाई, गोरा दाई, उमा दे या रूपा दे, तो इनका नाम था गोरा दाई। याद रखना है क्या नाम था? गोरा दाई। अजीत सिंह की दाई मां थी गोरा दाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या भामाशाह? मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएं, मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं?
भामाशाह, बिल्कुल मेवाड़ का रक्षक है भामाशाह। प्रताप को तो कीका कहते हैं, याद रखना कीका, या फिर इन्हें कहते हैं मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी। हल्दी घाटी का शेर। कुंभा को कहते हैं आपके अभिनव व्रताचार्य की उपाधि दी गई थी, अभिनव व्रताचार्य। हाल रासो, पहाड़ी रासो, बहुत सारे नाम है, इनके नाम मिलता है हिंदू, हिंदूपत कहते हैं इन्हें। और भामाशाह को आप जानते हो मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, रक्षक बोलते हैं। मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता, ये शब्द शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहे हैं? तो ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 1544। इस समय इन्हें कहने पड़े थे ये शब्द सारे। चोलिया गांव प्रपात में मिले थे, जसनाथ जी के आशीर्वाद से लोनकरण बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट प्रश्न है और वो है सांबर के चौहान वंश का संस्थापक है अजय राज, वासुदेव, अर्णोराज या फिर विग्रहराज। तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है वासुदेव। वासुदेव ने 551 में स्थापना करी थी, 551। कहां करी थी तो याद रखना सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य कहां है तो याद रखना सांबर में, सांबर है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, बाकी अपन शाम को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन शाम को मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन शाम को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।